नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। तो इसको हम लोगों को समझना होगा क्योंकि आपकी पूरी अर्थ, जितने भी आपके यहाँ चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, पूरा का पूरा डिसाइड यही करता है। आपकी दिशाओं का ज्ञान भी यहीं से, डायरेक्शन का भी नॉलेज जो आप लोग देखते हैं, जीपीएस वगैरह सारी चीजें यहीं से आती। तो हमें किसी भी चीज को, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, या आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी हो, तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है क्योंकि यही से हम लोगों का डिसाइड होता है कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा गला खराब है, उसको ध्यान में रख के हम लोगों को चीजें करनी। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। तो बाबू, ये कोई रियल लाइन नहीं, ये कैसी इमेजिनरी लाइन है या काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी हैं? ये काल्पनिक या इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा। और ये रेखा किसमें खींची जाती है? तो लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड, ये लाइन आपकी ग्लोब पर खींची जाती है। ठीक है, पहला कि ये ग्लोब पर खींची जाती है। और ग्लोब पर खींचने का आधार क्या होता है? जैसे हम लोग ये बात करें कि ग्लोब पर कोई भी लाइन हम लोग खींच रहे हैं, मान लीजिए लैटिट्यूड ही खींच रहे हैं, तो ये किस पे आधार पर है? ये एंगल के आधार पर है। अर्थात इसका मतलब है कि ग्लोब पर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? वो कोणीय आधार है या एंगुलर है या कोड बेस है। कैसा है? ये कोणीय आधार है। कोणीय आधार पर अक्षांश या लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा खींची जाती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एंगुलर बेस पर ही आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपके ग्लोब में खींची गई। इमेजिनरी लाइन है, रियलिस्टिक लाइन नहीं है और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये किस पे खींची गई हैं? ये सारी की सारी लाइन आपके ग्लोब पर खींची गई हैं, उसी के आधार पर तय किया गया है। दूसरा आता है पॉइंट आप लोगों का, लैटिट्यूड किसे कहेंगे आप? या अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। या इक्वेटर के पैरेलल खींची जाने वाली जो लाइन आप लोगों को दिखाई देगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री, अभी देखिए ये मैंने कहा कोणीय आधार पर खींची गई, इसको मैंने कहा 0 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसके समानांतर या इसके पैरेलल खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या आपकी लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। नाइन्टी डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा या आप लोग इसे लैटिट्यूड कहते हैं।
तो पॉइंट लिखिएगा, भूमध्य रेखा के नामांतर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और अगर हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर हम दिशा के आधार, डायरेक्शन के आधार पर बात करें तो ये लाइनें ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती, लेकिन हम लोग इन्हें ईस्ट टू वेस्ट नहीं काउंट करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, जब ये लाइन ईस्ट टू वेस्ट है तो इनको हम लोग काउंट ईस्ट टू वेस्ट क्यों नहीं करते, है ना। माइंड में सेट होगा कि भाई ईस्ट टू वेस्ट है तो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट ही या वेस्ट टू ईस्ट काउंट करना चाहिए। तो यहां पर समझने वाली बात, हम लोग क्या देखते हैं, अगर इस गोले को देखो तो ये 0 डिग्री है और ये आपकी इक्वेटर है या विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, और ये आपका नॉर्थ पोल है 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री साउथ पोल। अब इसे समझो अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां के इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, नॉर्दर्न ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और इसे हम लोग कहेंगे साउथ, साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, या उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध वर्ड यूज हो रहा है यहां पर, गोलार्ध मतलब हाफ रिंग की बात करते हैं, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त बनेगा, हाफ रिंग, अर्धवृत्त का निर्माण होगा इधर, निर्माण, और इधर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, दक्षिण की तरफ अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त, या साउथ की तरफ हाफ रिंग बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये नॉर्थ की तरफ हाफ रिंग बनेगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध या आप लोग देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण की तरफ जब हाफ रिंग बनेगा तो उसे कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब जब ये उत्तर की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि ये उत्तर की हो जाएंगी। अगर इक्वेटर से यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, रेखा हो जाएगी। और जब इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की हो जाएंगी, गोलार्ध की,
यस, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात कर ले, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड हो जाएंगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण। जब भी हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इनके डायरेक्शन की जब बात करते हैं, नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं, ठीक। तो अक्षांश रेखाओं को, अक्षांश रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है, पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक। लैटिट्यूड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड का डायरेक्शन क्या होता है, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग गलती कर देते हैं, पूरा पश्चिम लगा के चले आते हैं या ईस्ट वेस्ट लगा के चले आ रहे हैं, जबकि होता क्या है, नॉर्थ साउथ। इसीलिए मैंने स्पष्ट बता दिया कि इसकी कोडिंग क्या होगी, 0 से लेकर नॉर्थ की तरफ और 0 से लेकर ये साउथ की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो इनकी काउंटिंग भी, इसके डायरेक्शन की काउंटिंग भी करेंगे हम लोग नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, इसकी बात भी हम लोग करते हैं, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि आखिरी इन जो हमारी ये लैटिट्यूड है या अक्षांश रेखाएं हैं, इनको हम लोग कैसे खींचे। सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया कि इन अक्षांश रेखाओं को आप लोग कैसे खींचेंगे। कॉमन सी बात है, और मैंने आप लोगों को इन अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया अभी कि अक्षांश हो या आप लोगों की लैटिट्यूड हो या फिर लॉन्गिट्यूड हो या फिर देशांतर रेखाएं हों, इनको हम लोग कोणीय आधार पर या एंगुलर बेस पर खींचते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां पर 90 डिग्री साउथ पोल है। तो जब यहां पर 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां पर 1 आएगा, यहां 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एंगुलर बेस पे ये लाइन खींची जाती है। कहां से खींची जाएगी, ये यहां से पूरा सिस्टम बना के खींची जाती है लगातार, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को कि कैसे ये लाइन आप लोग खींचते हैं। तो ये कोणीय आधार पर, कोणीय या एंगुलर बेस आधार पर अक्षांश या लैटिट्यूड रेखा खींची जाती है, एंगुलर बेस या कई बार वहां पर कोड बेस भी आप लोगों को मिल जाता है ऑप्शन में। तो यहां पर ये चीज याद रखनी है। अब दूसरे पॉइंट की यहां पर आप लोगों को याद रखने वाला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी अर्थ एक अक्षांश से या एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी ज्यादा होगी, कहां पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर ग्लोब को देखें तो हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस शेप में आती है। मतलब ये क्या है, जो ये पोल हैं यहां पर आप लोग देख रहे होंगे,
तो यहां पर आप लोगों को पोल पे आपकी अर्थ जो है वो कैसी है, चपटी है, ऐसे दबी हुई, ठीक। जियोइटिक आकार इसे कहा जाता है, 0 डिग्री। यहां से अगर 1 डिग्री के बीच की बात करेंगे और सेम चीज अगर हम नीचे जाए तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और ये 1 डिग्री साउथ की तरफ हो जाएगा। अर्थात एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है। तो यहां से यदि मैं कहूं कि ये 1 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 2 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, वो होगी 111 किलोमीटर। कितनी होगी, 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, याद रखना है आप लोगों को। लेकिन ये कहां तक है, ये आपके 89 डिग्री तक जाएगी। लेकिन जैसे ही हम पोल पर पहुंचते हैं या ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो इनकी दूरी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की दूरी सर्वाधिक होती है। तो लिख लीजिएगा, ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है। पॉइंट याद रखिएगा, ध्रुवों पर पोल की बात कर रहे हैं, पोल में लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब कितनी ज्यादा होगी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो यहां पर ही नोट कर लीजिएगा 111.70 किलोमीटर। यहां पर जब हम पोल की बात करेंगे, ध्रुवों की बात करते हैं, तो यहां पर इसके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। मतलब कि यहां से अगर हम लोग कहें जी 89 से लेकर 90 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो सर्वाधिक होगी। इनके बीच का जो गैप होगा ऑन एवरेज एक से दूसरे अक्षांश के बीच में या लैटिट्यूड के बीच में कितना आता है, 111 किलोमीटर आता है। लेकिन यहां पर देख रहे होंगे तो 111 मतलब 1011.70 किलोमीटर है। तो सबसे कम डिस्टेंस कहां पर होगी, तो पॉइंट बनाइएगा, सबसे कम दूरी अक्षांश रेखाओं के बीच, अक्षांश रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा इक्वेटर में होती है। अब देखो ऑन एवरेज मैंने ये बता दिया कि इनके ऑन एवरेज की जब बात की जाएगी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी, वो हो जाएगी 111 किलोमीटर। लेकिन जब ऑन एवरेज की बात करेंगे तो यहां पर कितनी आ जाएगी, कहां पर, आपके इक्वेटर की बात करेंगे तो यहां पर आता है 110.9 किलोमीटर। यहां पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 110 किलोमीटर। अगर इनकी बात कर लें, इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इक्वेटर की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 110.59 किलोमीटर। ये आपकी इक्वेटर की है। और यहीं पर यदि हम लोग पोल की बात करते हैं तो यहां पर डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है 1.170। और अगर कॉमन बाकी जगह की बात कर ले तो वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर ऑन एवरेज
111 किलोमीटर की ऑन एवरेज होती है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो ऑन एवरेज 111 किलोमीटर होगी एक से दूसरे के लिए। मतलब ए लॉन्गिट्यूड से बी लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 111 किलोमीटर की होगी। ये क्वेश्चन आज के टाइम से पूछा जाने की संभावना है कि हाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पर ये पूछा ही जाए। अब दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आगे बढ़ते हुए अब देखो, दूसरा पॉइंट समझो। हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो ये ग्लोब है ये 0 डिग्री हो गया और ये आपको 90 डिग्री पता है नॉर्थ, और ये भी आप लोगों को 90 डिग्री साउथ पोल पता है। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टोटल किधर 89 डिग्री नॉर्थ पोल में होंगी और 89 डिग्री साउथ पोल में होगी। आपकी अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड की बात कर लें, तो यहां से 89 ये हो जा रही है। ठीक, प्लस यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, ये 90 डिग्री पर है। तो 89 मतलब टोटल कितनी हो रही, 90 और 90। तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो ये क्या है, 90 है। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात है, मैंने 89 को लिया लेकिन 90 को छोड़ दिया। हम अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड की जब काउंटिंग करते हैं तो ध्रुवों को या पोल को नहीं गिनते हैं। लिखिए, जब अक्षांश रेखा की गिनती करते हैं, तो ध्रुवों को नहीं गिनते हैं। अब यहां पर मैंने कहा इसको काउंट नहीं करेंगे, जो आप लोगों का 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो नहीं करने का रीजन क्या है, अब यहां पर आप लोगों के सामने आया क्यों, क्वेश्चन बना आप लोगों के सामने, क्यों आखिर हम लोग इसकी काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्योंकि कॉमन सी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाती है ये पेपर में आप लोगों के। ठीक, अब यहां पर समझो, क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल कोई रेखा ना होकर, बिंदु हैं या पॉइंट हैं। मतलब कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल कोई लाइन नहीं है, ये क्या है, पॉइंट है। और पॉइंट को हम लाइन के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, बिंदु है और बिंदु लाइन नहीं होती है, इसलिए हम लोग इन दोनों की गणना अपने अक्षांश में नहीं करते हैं, इनको बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है, पॉइंट माना जाता है। ठीक, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, अर्थात ध्रुव की गणना अक्षांश रेखाओं के साथ नहीं की जाती है। ध्रुवों की गणना या गिनती अक्षांश रेखाओं के
साथ नहीं करते हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी भाई? 89 प्लस 89, ठीक है। जीरो से यहां से बढ़े हम लोग, जीरो से बढ़ेंगे तो 1 से लेकर 1 डिग्री से लेकर 89 और 1 डिग्री से लेकर 89, तो टोटल कितनी हो गई? 178। अब जीरो यहां पर क्या है? जीरो भी एक लाइन है, प्लस इक्वेटर ऐड करेंगे यहां पर आप, तो इनकी टोटल अगर हम लोग काउंटिंग करें तो कितनी हो जाएंगी? 179। 179 इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? पॉइंट है। ये पॉइंट है, लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, ठीक। तो जब पॉइंट है तो पॉइंट की काउंटिंग करेंगे नहीं। तो कॉमन सी बात ये है, अगर यहीं पर कभी ये कर देता है कि हम इक्वेटर को काउंट ही नहीं करेंगे, इक्वेटर को अगर काउंट नहीं करेंगे तो इक्वेटर क्या होगी? माइनस हो जाएगी। तो 178 माइनस 1 तो 177, जबकि आपका राइट आंसर ये होता है, ये नहीं होगा। कहीं पर भी आपको 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181 भी मिलेगा तो वो भी गलत होगा, वो भी आप लोगों का गलत होगा। इसका मतलब क्या है? अक्षांश रेखाएं आपकी या लैटिट्यूड कितनी हो गई? 179 हैं आपके ग्लोब में। टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी हो गई? आपकी 179। याद रखने वाले पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, जहां ना समझ में आया करे आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखूंगा। और एक चीज याद रखिएगा कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को सारी सूचनाएं क्लास की दी जा रही हैं, क्योंकि अब क्लासेस आप लोगों की धीरे धीरे गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बाकी हम लोग धीरे धीरे शुरू कर देंगे। अब देखो, हमारी पृथ्वी या हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर कितने? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी ध्रुवीय धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हुई है, ये सबको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है? वो 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री एंगल के साथ वो कैसी है? झुक रही है। जब झुकी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये, अगर हम लोग ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब आपका ऐसे बनेगा ना, ये आपका ग्लोब है, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 0 डिग्री है। अगर हम इसको कह दें कि ये आपकी अर्थ जो है वो 23.5 झुकी हुई है, ठीक है, कितना? 23.5 झुकी हुई है, और ये टोटल एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। यहां पर जो ये एंगल है हम लोग ये जानते हैं 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक। इसमें 23.5 हमारी अर्थ झुक गई। अब इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 23.5 को माइनस करिए तो यहां पर आ जाता है 66.5। तो अर्थ अपने कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो जब 23 डिग्री झुकी हुई है तो पृथ्वी हमारी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 66.5। पृथ्वी हमारी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखिएगा कि हमारी अर्थ जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी?
वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। वो कैसे बनाती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री या 23.5 झुकी हुई है। अब झुकी है तो नॉर्मल सी बात है, 90 में माइनस कर देंगे तो आपकी पृथ्वी की एक्यूरेट, अगर हम लोग ये देखें कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी अर्थ इसके बाद, तो एंगल बनाएगी हमारी पृथ्वी 66.5 का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी हमारी 66.5 का एंगल बनाती है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी हम लोग ग्लोब में जा रहे हैं तो एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा, तो इन पॉइंटों को हम लोग लाएंगे तो वहां पर आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला बनाते हुए ग्लोब चलते हैं हम लोग। ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये हमारी 23.5 नॉर्थ की तरफ, ये 23.5 साउथ की तरफ आ जाएंगे। ये दोनों आपके पोल हो जाएंगे 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अभी हम लोगों ने एंगल की बात कही थी कि अर्थ हमारी एंगल बनाती है। ठीक है, ये कितना बना रही थी, 66.5 डिग्री, 66.5 नॉर्थ की तरफ। सेम चीज ये यहां पर भी जाएगी, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 66.5 साउथ में। ठीक है, इस वाले भाग को जब हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं तो इसे इक्वेटरिक जोन कहा जाता है या डोल ड्रम कहते हैं हम लोग। इक्वेटर को हम लोग डोल ड्रम या शांत पेटी या इक्वेटरिक जोन कहा जाता है। डोल ड्रम, इंग्लिश हिंदी दोनों में ड्रम, या हिंदी में इसी को कहा जाता है शांत पेटी, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार के साइक्लोन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चक्रवाती दशा नहीं बनती है। ठीक है, यहां पर जो आपकी डोल ड्रम होगी, यहां पर किसी भी प्रकार से साइक्लोन कभी जनरेट नहीं होंगे। अब आते हैं हम लोग इस वाले 23.5 डिग्री को। तो 23.5 डिग्री को आप लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑन कैंसर। कैंसर, और इसको क्या कहते हो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसको कहते हैं आप लोग मकर रेखा, मकर रेखा, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है 66.5 को अंटार्कटिक रिंग कहते हैं या वृत्त कहेंगे, वृत्त। ठीक है, और 66.5 साउथ को आप लोग आर्कटिक रिंग कहेंगे, आर्कटिक वृत्त या रिंग, रिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे आप लोग, आर्कटिक वृत्त कहेंगे इसको, और इसको अटलांटिक वृत्त कहते हैं। तो ये आप लोगों के जो अक्षांश के या लैटिट्यूड के कुछ नामकरण किए जाते हैं, तो वो भी प्रश्न में पूछा जाता है कि अंटार्कटिक वृत्त कहां पर पाया जाता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर या उत्तरी गोलार्ध पर, गोलार्ध पर। और ये आर्कटिक
वृत्त कहां पर पाया जाएगा? तो ये दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पर, दक्षिणी गोलार्ध पर। याद रखना है ये पॉइंट, आप एग्जाम में पूछा भी जाता है तो ये याद रखना है सारी चीजें, क्योंकि छोटी छोटी सीधी सीधी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं इक्वेटर की। तो इक्वेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है, इक्वेटर का फैलाव कितना है? तो यहां पर कितना फैलाव हो जाएगा? इसका फैलाव यदि हम लोग देखेंगे कि ये कितना एरिया एक्वायर करता है, तो ये कितना एरिया एक्वायर करेगा? 40,075 किलोमीटर का यह एक एरिया एक्वायर करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एरिया इसने इतना एक्वायर किया है, तो यहां पर अगर वाटर बॉडी की बात करें, अगर हम लोग यहां पर वाटर बॉडी की बात करें या जलीय क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर कितना आता है? 78.8% यहां पर वाटर बॉडी है, या जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है। कितना है? 78.8% यहां पर वाटर बॉडी पाई जाती है, और 21.3% एरिया आपके लैंड बॉडी है या स्थलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र संभवता है कि अब इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग पहले से पढ़ के जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिकॉन कैंसर की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर गर्मी की बात करें तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय जब गर्मी पड़ती है तो जून के महीने पर क्या होता है? जून के महीने में सूर्य आपके सर पर चमकता है। चमकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के पेपर के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप लोग देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महीना है जहां पर सूर्य आपके सर पर चमकता है। तो वो कौन सा महीना है? वो गर्मी का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या आप लोगों के उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना है जब सूर्य आपके एकदम सर के ऊपर रहता है। और जब सर के ऊपर रहेगा तो ये कौन सा टाइम होगा? यहां पर गर्मी होगी, इस टाइम पे गर्मी होगी। याद रखिएगा ये टाइम कौन सा हो जाएगा? इस टाइम पे आप लोगों के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी होगी। नॉर्मल सी बात है। यहां पर दूसरा पॉइंट आएगा कि ये कितना क्षेत्र एक्वायर करते हैं, तो नॉर्मल सा है, ये कितना करेगा? 36,888 किलोमीटर का यह क्षेत्र, इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो है आप लोगों के 36,788 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिए। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन की बात करें तो यह दुनिया की आबादी का यदि हम लोग देखें तो यहां पर दुनिया की जो आबादी है वो टोटल पॉपुलेशन यहां पर 3% यहां पर जनसंख्या रहती है। जनसंख्या, दुनिया की टोटल जनसंख्या का 3% आप लोगों के ट्रॉपिकॉन कैप्रिकॉन में रहती हैं। दूसरा, साल भर में एक बार दिसंबर के महीने में, क्योंकि यहां पर आप लोगों के जून में है तो नॉर्मल सी बात है, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो जून के जस्ट अपोजिट अगर हम लोग देखें, जिस समय हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर पर ठंड होती है, और जिस समय हमारे यहाँ ठंड होगी उस समय यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है, दिसंबर में यहां पर सूर्य आपके सर के ऊपर चमकेगा। कॉमन है, ठीक है। जो सूर्य की मैक्सिमम सन रेज हैं वो कब आपको मिलेगी साउदर्न हेमिस्फीयर पर? वो आपको दिसंबर महीने में सबसे मैक्सिमम आप लोगों को एनर्जी मिलती है। कॉमन है,
ये दिमाग लगा लीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा कि जिधर अपन लोगों के इधर क्या होता है, अपन लोगों के इधर क्या जून में क्या है, मैक्सिमम हम लोगों को हीट मिल रही है, और उधर क्या होगा, मैक्सिमम कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सन किधर आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए तरफ आ गया, तो एनर्जी किधर बढ़ गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ गई। सन इस समय नॉर्दर्न में गर्मी देगा तो नॉर्मल सी बात है, उसकी किरणें कैसी हो जाएंगी, टिल्ड हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, और जब तिरछी हो जाएंगी तो वहां पर सनरेज कम मिलेगी। सनरेज कम मिलने का मतलब है कि वहां का टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या हो गया कि वहां कोल्ड होगा। कोल्ड होने का मतलब है कि वहां सनरेज कम मिलेगी और दिन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो बहुत कम होगी। और जब इस अपने इधर क्या हो जाएगा कि जब दिसंबर महीना होगा तो नॉर्मल सी बात है, सेम पैटर्न उल्टा कर दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, तो दिसंबर में हम लोगों के पास एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब 25 दिसंबर बड़ा दिन जिसे कहते हैं, क्रिसमस का दिन कहते हैं आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है और अपनी तरफ क्या रहता है, उस समय ठिठुर रहे होते हैं, ठंडी रहती है। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो वो भी एक इंपैक्ट है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त की। अंटार्कटिक की बात करें तो ये कैसा है, यहां पर अगर देखें तो ये टेम्परेट जोन है। कैसा है, टेम्परेट जोन या शीत कटिबंधीय या टेम्परेट जोन क्षेत्र है। कॉमन सी बात है, ये टेम्परेट जोन का एरिया है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, अगर हम लोग यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 16,000 किलोमीटर का एरिया ये एक्वायर करता है और पृथ्वी का सतह का लगभग या 4% भाग कवर करता है। जो आप लोगों का अंटार्कटिक की बात कर रहे हैं, ये पूरी अर्थ का 4% एरिया कवर्ड करता है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, मैं बोलता चल रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं सभी लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जहां से आते हैं वहीं से पढ़ना है, क्योंकि पीटी का एग्जाम है आप लोगों का और हमें उतना जानना जरूरी है जितना अभी के काम के लिए आपको पता होना। गणेश चौक के लग रहे हो तो ना होगा ना। चलो 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं। ठीक है, जब हम 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं तो इसके ऊपर 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ की बात करते हैं। ये आपका नॉर्थ है, इसकी बात करते हैं, और 23.5 साउथ की बात करेंगे। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। अगर हम दोनों की बात करें तो नॉर्थ और साउथ दोनों की बात करते हैं तो ये टॉरिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉरिड जोन, या हिंदी में इसी को आप लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। 66.5 नॉर्थ में एंड 66.5 साउथ की बात करें तो पॉइंट इसमें लिखिए, ये टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन, या इसी को आप लोग हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध।
बंद। अभी मैं इसको भी समझाऊंगा कि कैसे ये शीत हो जाता है, कैसे ये हीट हो जाता है, उनको भी हम लोग समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्योंकि अगर एक बार जान लिया समझ लिया तो पूरी कहानी यहीं से लाइफ चिंगालाला हो जाएगी। ठीक है, फ्रिज जोन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की बात करें तो ये फ्रीज जोन होता है। जून या शीत कटिबंध बंद। क्लियर? अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं डोल ड्रम, या हिंदी में इसी को कहा जाता है शांत पेटी। यूपीएससी में पूछा गया है, अच्छे की लंका लगाई है इस क्वेश्चन ने, जब हम लोग 2013 में दे रहे थे तब ये पूछा गया था। ठीक है, बड़ा घुमा के पूछा था सीधा यही कि शांत पेटी में आपके साइक्लोन आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर अगर साइक्लोन नहीं आते फिर भी वहां पर साइक्लोन की घटनाएं देखी गई हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो उसका सीधा सीधा सा है शिफ्टिंग कल्चर। कहीं पर भी होगा तो वो लैंड एरिया की तरफ, पानी से लैंड की तरफ टकराता है, तो वहां पर इसको, इस एरिया को शांत पेटी कहते हैं। यहां पर बनेगा नहीं, लेकिन अगर नॉर्थ में बना है, साउथ में बना है, तो यहाँ पर इंपैक्ट पहुंचाता है कुछ बहुत। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे। अब देखो, इसे शांत पेटी कहते हैं। अब यहां पर समझो, ये आपका सूर्य है, सूरज है मेरा, चंदा है तू, हॉट एनर्जी। ठीक है, अगर इसे हम मिटा के बनाए तो आप लोगों को ज्यादा सही में आ जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये 66.5, नॉर्थ सेम, और ये 90 डिग्री साउथ पोल, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब देखो, यहां से यदि हम बात करें तो इक्वेटर पर सूर्य पूरे साल लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। अब जब यहां पर लंबवत अगर चमक रहा है सूर्य वर्ष भर इस एरिया में, इक्वेटर के जोन में, तो नॉर्मल सी बात है यहां का तापमान क्या हो जाएगा? तापमान या टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू अभी थ्योरी। फिर बेसिक चीजों में परिवर्तन जो होता है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि कटिबंधीय क्षेत्र जो है, जोनल एरिया जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लॉन्गिट्यूड से ही, लैटिट्यूड से ही आप लोगों को क्लियर होता है।
उसी के आधार पर आप कंट्री के बारे में जान पाते हो कि कौन से देश में क्या पाया जाएगा, कहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी, कहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग होगी, कैसे लोगों का रहन सहन होगा, कैसे लोगों का पहनावा होगा। जैसे आप लोग यूएसए वगैरह में देखते हैं, बड़ा अलग माहौल है, ठीक है। तो उसका अलग माहौल का रीजन है, क्योंकि कल्चर है वहाँ का। कल्चर क्यों है, उसका भी रीजन है। हर चीज अपने साउथ में देखते हैं तो धोती पहनते, क्यों पहनते, तो सबका अपना अपना रीजन है, उसका रीजन यही समझ में आता है। देखो टेम्परेचर ज्यादा हो गया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अभी सन रेज की हम बात करें तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इक्वेटर में 78.8% कौन सा है, वाटर बॉडी है। अर्थात यहां क्या है, जलीय क्षेत्र है। और यहां पर अगर लैंड बॉडी की बात करें तो वो कितनी है, 21.3%। अभी हम लोगों ने यही बात की थी कि यहां पर 21.3% भाग जो है वो कैसा है, लैंड भाग बॉडी है, या स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जब सनरेज पड़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण, क्योंकि यहां पर इतना वाटर बॉडी एरिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेटर में वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अगर किसी भी एरिया में वाटर वेपर ज्यादा पाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करेंगे, सूर्य की किरणों को धरातल तक नहीं जाने देते। क्लियर पॉइंट, कि ये धरातल तक नहीं जाने देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है ये 21.3% स्थलीय भाग बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी हम लोगों ने यहां पर ये बात कही कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी, वर्षा प्रतिदिन होगी ना। यहां पर क्या हो जाएगा, वर्षा प्रतिदिन होगी। क्यों, क्योंकि भैया जब इवेपोरेशन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, संघनन होगा, ड्रॉपिंग होगी। बड़ी जब बूंद, छोटी छोटी बूंदें एक जगह एकत्रित हो जाएंगी तो यहां पर क्लाउडिंग होगी। क्लाउडिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, वो बूंद संभलेगी नहीं बादल में, तो वो वर्षा के रूप में धरातल में गिरेगी। तो यही रीजन है कि यहां पर रोज वर्षा होती है, लगभग 4 से 5 बजे के बीच, शाम में, पीएम में, 4 to 5 PM के बीच में यहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा, इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर तापमान सामान्य रहता है, ज्यादा नहीं होता है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज,
यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा पाई जाएगी, आर्द्रता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रोज वर्षा हो रही है, तो जो आपके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर में एयर होगी उसमें क्या होंगे, पानी के कण ज्यादा होंगे, वाष्प के कण ज्यादा होंगे। जब वाष्प कण ज्यादा होंगे तो ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, चिपचिपापन बना रहेगा, चिपचिपापन बना रहते उमस की फीलिंग आती है ना, उमस की फीलिंग, फिर वर्षा। तो यहां का टेम्परेचर ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात जब हम लोग यहां पर करते हैं तो उसको समझो। तो कभी ये मत सोचना कि विषुवत रेखा का तापमान बहुत ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर कैसा होगा, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा। दूसरी चीज, जब हम टॉरिड जोन में आते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, यहां पर क्या होता है, यहां तापमान ज्यादा हो जाता है, तापमान ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपके लैंड बॉडी ज्यादा पाई जाती है, लैंड बॉडी ज्यादा हो, लैंड बॉडी ज्यादा मतलब क्या होता है, जल्दी गर्म, जल्दी गर्म। ठीक, अब जल्दी गर्म मतलब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा, तो यहां पर तापमान ज्यादा होता है। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है टेम्परेट जोन। यहां पर सन रेज क्या हो जाती हैं कि जब सन यहां पर है, इसकी किरणें कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, और तिरछी किरणों के कारण ये ज्यादा डिस्टेंस को तय करती है, और ज्यादा डिस्टेंस तय करने के कारण इनकी एनर्जी, जो सूरज की किरणों की ऊष्मा है, वो कम हो जाती है। अब जब ऊष्मा कम हो गई तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसके ताप में कमी आ जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब टेम्परेचर कम, तो उस एरिया का जो भाग होगा वो कैसा हो जाता है, वो शीत कटिबंध कहलाता है, कहलाता है, क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों के पोल, जो फ्रिज जोन कहलाते हैं, फ्रिज जोन कहलाते हैं। अर्थात यहां पर क्या होगा, यहां पर जब सूर्य उत्तरायण होगा, मतलब जब सूर्य की कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगी, तो वो 6 महीना इधर दिन करेगा। क्यों दिन करेगा, क्योंकि हमेशा जब ग्लोब घूमेगा तो सूरज ऐसे, तो ये ग्लोब घूम रहा है, कॉमन सी बात है, ग्लोब तो ऐसे घूम रहा है ना झुक के, और सूरज ऐसे है, तो सूरज की किरणें यहां तक तो पहुंचेंगी परमानेंट 6 महीने लगातार। क्यों? लेकिन ये डिस्टेंस इतनी दूर से आ रही हैं, इतनी दूर जाती हैं कि उस पॉइंट पे लगातार घूमने से भी टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, वहां का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, फ्रिज में रहता है, क्योंकि वहां पर आइस जमी होती है, और आइस में जब सन रेज एक तो पहुंच भी ना के बराबर रही है, उनमें एनर्जी भी नहीं है, और जब वो पहुंच भी रही है तो वो क्या कर रही है वहां पर, सोचो, जब वो इस पे टकराई भी तो ये व्हाइट है, पहली बात व्हाइट है। ठीक, दूसरा क्या है, आप लोगों का आइस है, तो इससे टकराएगा और परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो एनर्जी ये कंज्यूम ना के बराबर करती हैं। जब एनर्जी कंज्यूम कम करेंगी तो एनर्जी, यहां पर बर्फ नहीं पिघल पाती है प्रॉपरली, और जब तक बर्फ धीरे धीरे पिघलने का समय आता है तो फिर सूर्य क्या हो जाता है, अपने आप को फिर शिफ्ट करता है, फिर नॉर्दर्न से साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, और टेम्परेचर यहाँ का कैसा रहता है, हमेशा फ्रिज जोन बना रहता है, हमेशा ठंडा बना रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे बड़ा रिंग कहां पर बनता है। अभी हम लोग लैटिट्यूड में ही चल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड में नहीं पहुंचे अभी, इंपॉर्टेंट है।
अब यहां पर बात आती है कि सबसे बड़ा रिंग या अर्धवृत्त कहां पर बनता है? तो इक्वेटर में आपके सबसे बड़ा रिंग बनता है। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा हाफ रिंग बनता है। अर्ध वृत्त बनता है। और जैसे ही इक्वेटर से हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, सॉरी साउथ पोल की तरफ, इक्वेटर से हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो अर्धवृत्त के आकार में कमी आ जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अर्धवृत्त के आकार में कमी आने लगती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो जो हाफ रिंग बन रहा है उसके साइज कैसा होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। अर्थात अगर हम 1 डिग्री में जाएं, 2 डिग्री में जाएं या 23.5 डिग्री में जाएं, फिर 66.5 डिग्री की तरफ बढ़े और फिर 90 डिग्री, तो सबसे छोटा वृत्त कहां पर बनेगा? पोल पर। तो सबसे छोटा अर्धवृत्त ध्रुवों पर बनता है और सबसे बड़ा अर्धवृत्त कहां पर बनता है? आपके इक्वेटर पे सबसे बड़ा और पोल पे सबसे छोटा बनता है। ये पॉइंट क्लियर रख लीजिएगा। इतने पॉइंट आप लोग, इतनी चीजें आप लोगों के लैटिट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है वो बेकार नहीं है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कल या परसों में ही। संडे के दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। मैं फिर लॉन्गिट्यूड आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसमें बहुत सी चीजें हैं। लंबी क्लास हो जाएगी 2, 2.5, 3 घंटे की, तो फिर वो बोरिंग क्लास हो जाती है। तो फिर कल की क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिससे आप लोगों को सारी सूचनाएं मिलती रहें समय समय पर। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।